Okay, so let's start. So आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल। पिछले वाले क्लास में तो मंडे को वी हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड्स, ठीक है। तो आज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली कितने पढ़ेंगे, एक जो एनर्जी कंटेंट है कैलोरीफिक वैल्यू, वो थोड़ा सा उसमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह है ज्यादा, सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तो कि कल करेंगे, ठीक है। और इसके जो जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है, कुछ 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 31 अक्टूबर की बात करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ काम में बिजी हूँ, तो दैट्स 31 अक्टूबर के बाद हम लोग सारे एक न्यूमेरिकल का सेशन ले लेंगे, ठीक है। तो अभी जितना भी थियोरेटिकल पार्ट रहेगा, यूनिट नंबर, इसका कल वो मोस्टली फ्राइडे से हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फ्राइडे से फिर मंडे से यूनिट नंबर 2, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में सैम्पलिंग एंड जो भी थियोरेटिकल पार्ट रहेगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट को ही कवर करेंगे इसका, जो भी 40 मिनट्स का लेक्चर है हमारा, ठीक है। आज ओनली 40 मिनट्स का लेक्चर रहेगा हमारा, ठीक है। सो 40 मिनट्स के लेक्चर में वी विल कवर ऑल द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, छोटे-छोटे फॉर्मूलेज रहेंगे, उसको याद रखना है, ठीक है। हालांकि आज ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, कल जो कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ाऊंगा, कैलोरीफिक वैल्यू में कुछ ज्यादा फॉर्मूलेज है, तो दैट्स व्हाई मैंने आज के सेशन में दिया है। कल एक डेडिकेटेड 20 to 30 मिनट्स का लेक्चर, 30 मिनट्स का लेक्चर दूंगा, तो 30 मिनट्स में मैं आपको पूरा कैलोरीफिक वैल्यू समझा दूंगा, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखो। सबसे पहले इसमें फर्स्ट थिंग जो आपको पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया था आपको कि डेंसिटी, एक होता है डेंसिटी, और आपका डेंसिटी आपका एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। और मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। एंड ऐसा भी होता है कि ये डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट जो है एमसी, ठीक है, ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज उसके ऊपर इफेक्ट है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक सॉलिड वेस्ट में क्या क्या होते हैं, अगर आपको आइडिया होगा, अगर आपको पता होगा, अगर सॉलिड वेस्ट देखा होगा, सॉलिड वेस्ट में बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एंड कुछ बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इसको जो बोलते हैं, जो काफी, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन, बायोकेमिकल जो चीज होता है, सेलुलोज हो गया, शुगर हो गया, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कोई भी आपके वेस्ट होता है, उसमें आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। अगर वेस्ट रहेगा तो ये सब चीजें तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कार्बन भी रहता है, कार्बन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, और नाइट्रोजन और सल्फर भी रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन सल्फर का कंटेंट थोड़ा कम रहता है, एंड नाइट्रोजन सल्फर का जितना भी कंटेंट होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजर्स के पर्सपेक्टिव में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली है क्या, क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें एक और चीज होता है कैलोरीफिक वैल्यू, एनर्जी कंटेंट, ठीक है। एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लोग बोलेंगे सर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, तो ये केमिकल में कैसा है, देखो कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपने पढ़ा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू है हीट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने 10th 11th 12th में कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्यों होता है, मतलब ये एक कैलोरीज आप जैसा, फॉर एग्जांपल मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मतलब क्या होता है कि आपके कैलोरीज, जो कैलोरीज आपके जो होते हैं, ठीक है ना, आपकी हीट अमाउंट कितना है, उसमें कैलोरीज कितना है, ठीक है ना, वो आपको डिटरमाइन करने के लिए आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है ना। कैलोरी का मतलब क्या होता है, हीट कितना जनरेट हो रहा है। अब देखो एक सॉलिड वेस्ट है, एक सॉलिड वेस्ट में एक MsW में हीट जनरेट कब होगा, जब उसके अंदर कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। अगर उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा तो इफेक्टिवली बर्न करेगा, ऑक्सीजन होगा तो इफेक्टिवली बर्न करेगा, नाइट्रोजन होगा तो इफेक्टिवली बर्न करेगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे,
ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से ही ये उसमें डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स उसके ऊपर ही ये सारा जो हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है उसको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। बहुत सारे बुक्स में देखोगे कि कैलोरीफिक वैल्यू को वो लोग फिजिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बोलते हैं, कि उसमें हाँ वो बॉम्ब कैलोरीमीटर हम लोग यूज करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा अपने फर्स्ट ईयर में। तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, बट ऐसा नहीं होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई उसको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में रखा जाता है, ठीक है। आपको एग्जांपल आपने वाटर में पढ़ा होगा, तो वाटर में आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा होगा, पढ़ रही होगा पीएच। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा पीएच एक पीएच जो है, पीएच एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, पीएच एक केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है वाटर का, ठीक है। पीएच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज पीएच को हम जो मेजर करते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोड से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करते हैं हम लोग, कोई केमिकल इसमें यूज नहीं करते, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन होता नहीं है। पीएच इज जस्ट अ मेजर ऑफ वाटर। क्या होता है कि हम उसको कैसे लिटमस टेस्ट लेते हैं, लिटमस टेस्ट में यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन डालते हैं, पीएच कितना है मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। या हम लोग इलेक्ट्रोड डालते हैं, इलेक्ट्रोड से हम लोग डिजिटल पीएच में कितना पीएच है, 7 आ रहा है कि 8 आ रहा है, कितना मेजर करते हैं। बट पीएच इज नॉट अ केमिकल मेजर, इट्स अ फिजिकल। पीएच से कोई, जैसे वाटर है तो वाटर या वेस्ट कोई भी चीज रहेगा, ठीक है ना, उससे उसका कुछ अंदर का कंस्टिट्यूएंट्स चेंज नहीं हो रहा। जब भी उसमें कुछ कंस्टिट्यूएंट्स चेंज होते हैं, कुछ कंपोजिशन चेंज होता है, तो वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। तो उस केस में आपका जो रहेगा, उस केस में आपका वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई ये चीज याद रखना कि कैलोरी कुछ कुछ चीजें हम बहुत सारे बुक्स में गलत दी जाती है, ठीक है, तो उसको ख्याल रखना इस चीज को। Next. तो आज सिर्फ हम लोग यही एक्सप्लोर करेंगे कि एक ही कंटेंट रहेगा, ठीक है ना। और कुछ एक आज का मोस्ट प्रोबेबली मैं आज का लेक्चर एंड कल का लेक्चर वीडियो एंड पीडीएफ साथ में डालूंगा, ठीक है। बिकॉज कैसा है कि एक्चुअली कैसा है कि आज हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू नहीं पढ़ेंगे, तो कैलोरीफिक वैल्यू का जो पार्ट रहेगा कल करके मैं इसका पीडीएफ कल अटैच कर दूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है इसको डिटरमाइन करना जरूरी क्यों, व्हाई वी शुड डिटरमाइन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज। वी हैव स्टडीड द सेम थिंग, हमने ये चीज सेम पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने क्यों चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, accurate information of the chemical composition of the components is important for number of reasons. It's very important, ठीक है। अभी क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन एग्जैक्टली में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कितने हैं, कितने केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि अभी देखो केमिकल कंस्टिट्यूएंट डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। अगर मैं एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूँ, तो कैलोरीफिक वैल्यू रिक्वायर है कैलोरीमीटर, ठीक है ना, उसके लिए भी रिक्वायर है कैलोरीमीटर, एंड द कॉस्ट ऑफ अ कैलोरीमीटर इज क्वाइट हाई। और बहुत सारी जगह पे इंस्टीट्यूट्स में ये चीज होता नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पे ये होता नहीं है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई एक काफी बड़ा चैलेंज होता है कि इन चीजों को हम लोग मेजर कैसे करें, ठीक है, या इसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट डिटरमाइन करने के लिए, अगर आपने आईएससी 1 दिया होगा तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट में लिखा होगा लैंडफिल लीचेट्स, ठीक है। लैंडफिल में हम सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो लीचेट का मतलब क्या होता है कि हम सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं, कचरा से पेपर जनरेट करिए ना, जब पेपर जब डिकम्पोज होता है, ठीक है ना, तो उसमें से येलो कलर का लिक्विड निकलता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा येलो कलर का लिक्विड निकलता है, एंड दैट येलो कलर का लिक्विड इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ लीचेट, ठीक है। वो एक लीचेट होता है। तो वो लैंडफिल में से जो लीचेट होता है, अभी क्या होता है कि लीचेट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये ग्राउंड जो आपके रन ऑफ की कभी कभी ये क्या होता है, कभी कभी ये इन्फिल्ट्रेट करता है ग्राउंड में, ठीक है ना, एंड फिर रन ऑफ के थ्रू भी आता है, सरफेस वाटर को भी कंटेमिनेट करता है, ठीक है ना। तो आपका सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट ना हो, ठीक है। इसकी वजह से आपको लीचेट में क्या कंपोजिशन है, तो लीचेट में क्या होता है, लीचेट में आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तब आपके इसमें क्या होता है कि जब केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आपके होते हैं, तब आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीचेट को हमको मैनेज करना होता है, ठीक है ना। एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय NH2 कंपोजिशन एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अदरवाइज, ठीक है, मैनेजिंग मटेरियल्स इन द स्ट्रीम, ठीक है। अगर इसको हम एक्सक्लूड करें, लीचेट को हम प्रॉपर्ली एक्सक्लूड करें, या इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मैकेनिज्म लाए, ठीक है ना, और उसका स्ट्रीम अलग कर दे, ठीक है ना, तो हम लीचेट प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना है कि हमको लीचेट, लैंडफिल लीचेट को मैनेज करना है। फॉर दैट वी नीड टू डिटरमाइन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, व्हाट इज द कार्बन, व्हाट इज द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, टॉक्सिक मेटल्स कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल मैटर कौन सा है, कौन सा बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। सो फॉर दैट वी नीड टू स्टडी द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके लिए हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमको स्टडी करना पड़ता है। दूसरा रीजन क्या बच्चे, दूसरा रीजन ये है कि कंपोजिशन मस्ट बी नोन फॉर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग रिकवरी ऑफ। क्या होता है
कि हमको केमिकल कंसोनेंट कुछ क्या होता है, कुछ केमिकल कंसोनेंट्स क्या होता है कि आपका ये एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग एंड रिकवरी प्रोसेस में हिंडर करता है, ठीक है ना। तो वो चीज ना करके हमको क्या करना है कि कुछ अल्टरनेटिव प्रोसेस है कि नहीं, क्या कौन सा प्रोसेसिंग टेक्निक हमको यूज करना चाहिए, कौन सा रिकवरी ऑप्शन हमको यूज करना चाहिए, तो वो बहुत हद तक केमिकल कंपोजिशन के ऊपर या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल किया है, इफ द ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ एमएसडब्ल्यू इज टू बी कंपोस्टेड, ठीक है, कंपोस्ट मतलब क्या होता है, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, आपको कंपोस्टिंग टेक्निक होता है सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना। सो अगर आपको ऑर्गेनिक, क्या होता है कि अगर आपको कोई वेस्ट को कंपोस्ट करना है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर इट विल बी एक्ट एज अ फीड स्टॉक। फीड स्टॉक का मतलब क्या होता है, फीड स्टॉक का मतलब होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। फीड स्टॉक का मतलब होता है रॉ मटेरियल। देखो मतलब कि ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये आपका एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है, ठीक है ना, ये एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है इन कंपोस्टिंग, ठीक है ना। इन कंपोस्टिंग ये आपका एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंजर्वेशन प्रोडक्ट्स, इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कन्वर्जन प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है कि आप इनको कंपोस्ट करोगे तो कंपोस्ट करके क्या करोगे कि आपकी जो वेस्ट में जो कंपाउंड्स होंगे वो कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट, कुछ स्टेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। एंड वही प्रोडक्ट्स हम लोग फील्ड पे फर्टिलाइजर्स के लिए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आपको वेस्ट का ऑर्गेनिक फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, एंड दैट ऑर्गेनिक फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, तो वो पता होना हमको जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मेजर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अल्टीमेट एनालिसिस, हम बाद में बताऊंगा अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है। मेजर एलिमेंट्स क्या होता है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट कंप्राइज द वेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कौन से कितने एलिमेंट में, कितने प्रोपोर्शन में, कितने परसेंटेज में। सो हमको वो चीज डिटरमाइन करना पड़ता है ताकि हमको प्रॉपर कौन सा टेक्निक हमको यूज करना चाहिए, ताकि हमको वो चीज पता चले कौन सा ट्रीटमेंट टेक्निक, कौन सा प्रोसेसिंग टेक्निक, कौन सा रिकवरी ऑप्शन विच वी शुड यूज। तो वो सब के बारे में पता होना हमको जरूरी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड ऑन ट्रेस एलिमेंट्स आल्सो। ट्रेस एलिमेंट्स क्या होता है, जो ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, हैवी मेटल्स या हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, तो ये जो कुछ पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं वो काफी ट्रेस कंटामिनेंट्स होते हैं। आपने वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा होगा ट्रेस कंटामिनेंट्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अभी वाटर ट्रीटमेंट में, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा होगा व्हाट आर द ट्रेस कंटामिनेंट्स। ट्रेस कंटामिनेंट्स क्या होता है, जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं एंड कुछ क्लोरो टीएचएम्स होते हैं, ट्राइहेलोमिथेन्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रेस कंटामिनेंट्स, ठीक है, हमको ट्रेस कंटामिनेंट्स बोलते हैं। तो ये ट्रेस कंटामिनेंट्स का कितना है, लीचेट में कितना है, कितना वो है, सो दैट वी हैव टू डिटरमाइन। तो इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कैडमियम, आर्सेनिक और लीड अगर, तो वो इट इज डेट्रीमेंटल टू द एफिशिएंट कंपोस्टिंग प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। अगर हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंपोस्टिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उस वेस्ट में लेड रहेगा, उस वेस्ट में कार्डमियम रहेगा, उस वेस्ट में आर्सेनिक रहेगा, तो क्या होगा कि वो एनवायरमेंटल एयर जो हमारा सराउंडिंग एयर है उसको वो पोल्यूट कर सकता है एंड वो काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, राइट, आप उसके कांटेक्ट में होंगे। So this is the second reason that we should do the chemical we have to evaluate the chemical properties. Okay, next reason इसका ये है, finally the feasibility of MSW combustion is directly affected by the chemical composition. Yes, it's a very important reason that when हमको जब भी कोई चीज को कंबस्ट करना है, बर्न करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप वेस्ट को ओपन एयर में बर्न करते हो, ठीक है ना, आप फॉर एग्जांपल पेपर को ओपन एयर में बर्न करते हो, ठीक है ना। जब पेपर को ओपन एयर में बर्न करते हो तो पेपर का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उसमें लिग्निन कंटेंट कितना, सेलुलोज कितना है, उसमें कितना कार्बन है, उसमें कितना हाइड्रोजन, उसमें कितना ऑक्सीजन है। सो वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है इन दैट केस, ठीक है। तो वो कंबशन कितना इफेक्टिव कंबशन होगा, कितने एश कंटेंट निकलेगा उसमें से, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। सो वेस्ट कैन बी कंसीडर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी मॉइस्ट कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। वेस्ट में क्या होता है, कंबस्टिबल भी होता है, नॉन कंबस्टिबल होता है। कंबस्टिबल में जो आपका ऑर्गेनिक फ्रैक्शन जो वेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल पेपर जो होता है वो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो कंबस्टिबल रहता है, एंड कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल ग्लास होता है, तो वो क्या होता है, वो नॉन कंबस्टिबल, तो उसमें एश कंटेंट काफी ज्यादा निकलता है, ठीक है। सो इफ सॉलिड वेस्ट आर टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल, अगर हमको सॉलिड वेस्ट आज के जमाने में जो कि काफी ज्यादा एक सस्टेनेबल तरीका अगर अपनाना है, आपको अगर सॉलिड वेस्ट को एज अ फ्यूल यूज करना है, अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, अब आरडीएफ होता है, रिफ्यूज फ्यूल भी बहुत जगह प्लांट्स बना रहे हैं इंडिया में, ठीक है ना। अगर आपको सॉलिड वेस्ट को फ्यूल यूज करना है, सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस इंक्लूड अल्टीमेट एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, एनर्जी कंटेंट और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अगर आपको फ्यूल के लिए उसको यूज करना है, सो यू हैव टू फाइंड द अल्टीमेट एनालिसिस। तो आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल की हुई केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसको, ना। अप्लाइड केमिस्ट्री में अपने
अप्लाइड केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, एसी अप्लाइड केमिस्ट्री 1, अप्लाइड केमिस्ट्री 2, उसमें फ्यूल के बारे में एक चैप्टर आता है, तो उसमें आप लोगों ने किया होगा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस। तो कोल का अल्टीमेट एनालिसिस, कोल का कोल को हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, तो अगर सॉलिड वेस्ट को भी अगर फ्यूल की तरह से यूज करना है, तो you have to do the ultimate analysis, you have to do the proximate analysis. What is this? मैं आपको आगे बताऊंगा। एनर्जी कंटेंट डिटरमाइन करना पड़ता है, पार्टिकल सिस्टम और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल बायोकेमिकल जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है, वो आपका है अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ एमएसडब्ल्यू, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, कंटेंट ऑफ एमएसडब्ल्यू, एनर्जी कंटेंट ऑफ एमएसडब्ल्यू। एनर्जी कंटेंट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, आज नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो 40 मिनट्स के टाइम स्पैन में खत्म नहीं होता, तो इसलिए वी रिक्वायर अनदर 40 मिनट्स फॉर दैट, सो विल कंप्लीट दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। उसका फ्यूजन पॉइंट ऑफ रैश, कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सट्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्रूड फाइबर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ एनएसडब्ल्यू, ये सारे चीज यहाँ पे आपके केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज में कंसीडर होते हैं, राइट। सो ये आपके इंडिया का, तो ये आपका इंडिया के कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो कुछ वैल्यूज दिए हुए आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे कुछ, ठीक है, देखो ये है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, ठीक है। सो पॉपुलेशन का अगर मैं देखूं, ठीक है, 0.15, 0.12, 0.5 मिलियन, 0.5 to 1 मिलियन, 1 to 2 मिलियन, 2 to 5 मिलियन, ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो 5 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। सिटीज सर्वे इतना किया इन लोगों ने, ठीक है। अब मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट देखो, जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना मॉइस्चर कंटेंट भी उसका बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप उसके कंपैरिजन में करो, अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करो तो ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा है हमारे वेस्ट में, सॉरी सबसे ज्यादा हमारे वेस्ट में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। मतलब कि वो हमारे वेस्ट में इंडिया में जितनी वेस्ट है वो कंबस्टिबल है, मैक्सिमम चीज हम लोग कंबस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 25%। देखो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो प्रोपोर्शनली देखना कि कैलोरीफिक वैल्यू किलो कैलोरी वो भी ज्यादा रहेगा। अगर कंबस्टिबल देखो 1000 की रेंज में, 1000 की रेंज में, 900, 1000 के आसपास की रेंज में सारे वैल्यूज हमारे कैलोरीफिक वैल्यूज एनर्जी कंटेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर आप मैं बताऊं, अगर मैं आपको बात करूं यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू तो इनसे भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। हमारे इंडिया में कैलोरीफिक वैल्यू 2000 किलो कैलोरी पर केजी आता है। और अगर आपको इंसिनरेशन, जैसे इंसिनरेशन एक टेक्निक होता है, इंसिनरेशन, ठीक है, एक टेक्निक होता है इंसिनरेशन, ठीक है, एक टेक्निक होता है इंसिनरेशन, वी यूज दिस टेक्निक, राइट। तो इस टेक्निक को जब हम यूज करते हैं तो इसको यूज करने के लिए आपकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए वो 2000 से ज्यादा नहीं चाहिए, 2000 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। इतना आपकी वेस्ट की कैलोरीफिक वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है। बट अपने इंडिया में कितना है, 1000। तो इंडिया में इंसिनरेशन प्लांट्स जो है वो आप देखोगे तो बहुत कम है, राइट। अगर आप देखोगे नाइट्रोजन बहुत कम रहता है वेस्ट में, सॉलिड वेस्ट में नाइट्रोजन बहुत कम रहता है, ठीक है। फास्फोरस कम रहता है, पोटेशियम कम रहता है, ठीक है ना। देखो कार्बन में नाइट्रोजन रेशियो, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। कार्बन में नाइट्रोजन रेशियो जो होता है, अगर आप जब आप कंपोस्टिंग पढ़ोगे ना, कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो, ठीक है ना, क्योंकि कंपोस्टिंग में काफी इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, इसका कंसेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो देखो तो C/30.94, नाइट्रोजन अगर 0.71 है तो कार्बन कम से कम 30.94 to 0.71, जो कि इतना कार्बन आपका रहता है, ठीक है ना। तो हमेशा कार्बन की वैल्यू जो रहती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा रहती है, ठीक है ना। हमारे वेस्ट में कार्बन काफी ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी है अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। अल्टीमेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फ्यूल्स के चैप्टर में, ठीक है, केमिस्ट्री में। अल्टीमेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल एलिमेंटल एनालिसिस। हमें अगर टोटल एलिमेंट यार एक एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे वेस्ट में कार्बन होता है भाई, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। भाई इसका वेट कितना, ये कितने, इसका एक वेस्ट में कार्बन का वेट कितना है, हाइड्रोजन का वेट कितना है, नाइट्रोजन का वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट कितना है, या वॉल्यूम कितना है, जो भी आप, सल्फर कितना है, फास्फोरस कितना है, तो हमको हर एक की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द टोटल एलिमेंटल एनालिसिस। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस, दैट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट। तो इन ईच इंडिविजुअल एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, दैट वी हैव टू डिटरमाइन टोटल एलिमेंट एनालिसिस, और वी कॉल इट एज अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है।
The results of ultimate analysis are typically used to characterize the chemical composition, ठीक है ना। तो आपका chemical composition ऑर्गेनिक फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन केमिकल की आपके लिस्ट में कितना है। अगर मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल कंपल्सरीली आएगा, मैं बताऊँ 101% न्यूमेरिकल आएगा कि आपको ड्राई वेट दिया रहेगा, आपको वेट वेट दिया रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट कैलोरी वैल्यू दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, ठीक है ना। आपको उस वेस्ट का केमिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत एक टेक्निक्स होते हैं, कैसे करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसका वेस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है वो हमको डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सच डिटरमिनेशन इज एसेंशियल फॉर असेसिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट की सूटेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर एमिशंस कितने निकल रहे हैं, ठीक है। देखो आप अगर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर फॉस्फोरस निकाल रहे हो, तो सल्फर बाद में ऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन कुछ और गैस बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोक्साइड बनाता है। सारे ये क्या है, ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये एमिशंस होते हैं। तो आप अपने एमिशंस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो ये अल्टीमेट एनालिसिस करके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Then the data are also used to define the proper mix of MSW materials to achieve the suitable nutrient ratios. ये मैंने बताया था composting for biological conversion processes, ठीक है। composting के लिए आपको कोई biological conversion processes है जहाँ पे आपको compost बनाना है, इस केस में आपका डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, अल्टीमेट एनालिसिस का डेटा, ठीक है। The ultimate analysis data involves the determination of percentage of carbon, ठीक है। मैंने बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऐश, फास्फोरस भी होता है और ऐश भी होता है। ऐश भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो वो ऐश को डिटरमाइन करने के लिए काम आता है, ठीक है। Due to the concerns over the emissions of fluorinated compounds, कभी क्या होता है कि कुछ हमारे यहाँ पे क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फ्यूरन्स होते हैं, क्लोरीनेटेड कंपाउंड पीवीसी वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्लोरीनेटेड कंपाउंड से कंबशन क्या होता है, द डिटरमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑफन इंक्लूडेड इन दैट। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो क्लोरीन ब्रोमीन जो होता है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस, क्योंकि क्या होता है कुछ क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो काफी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, द परसेंट वैल्यूज of hydrogen, nitrogen, sulfur and fluorine are measured directly by established procedures, ठीक है। क्या होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फ्लोरीन है, इसके लिए वी हैव ईपीए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज, एंड हमारे इंडिया में भी कुछ है एजेंसीज, ठीक है। they have specified some procedures to determine the percentage of carbon, hydrogen, तो हम उस प्रोसीजर से हम क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फ्लोरीन उनके वेट्स कितने हम वो डिटरमाइन कर लेते हैं। एंड ऑक्सीजन की वैल्यू होती है, हम क्या करेंगे, हमारा अगर वेस्ट अगर 100% का है, ठीक है, 100% अगर वेस्ट है तो 100% के वेस्ट में अगर हम इनके परसेंटेज ऑफ वेट्स को माइनस कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो मिल जाएगा, ठीक है। डेटा ऑन अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये डेटा में जो दिया है, दिस डेटा ऑफ यूएस है, इंडिया के साथ जो डेटा है आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको ये जो डेटा जो रहेगा, ये डेटा आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये डेटा आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, आपको डेटा सब क्या कर देंगे, आपको डेटा सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, राइट। तो ये डेटा मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले इसमें, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ एमएसडब्ल्यू इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, एमएसडब्ल्यू का जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है अल्टीमेट एनालिसिस में कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। 5 materials into predominant and organic fraction, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में मैं आपको बताऊंगा टेबल में, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक पोर्शन में होता है सेल्यूलोज, लिग्निन्स, फैट्स, प्रोटीन एंड हाइड्रोकार्बन पॉलीमर जो होता है, ये 5 चीजें होता है, ये काफी ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है एमएसडब्ल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। सेलुलोज जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है, सेलुलोज जो होता है वो किसमें होता है, आपका पेपर, वुड, फूड वेस्ट और यार्ड वेस्ट, इसमें आपका सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है। पेपर में सेलुलोज ज्यादा होता है, वुड में होता है, वुड पेपर से बना तो सेलुलोज ऑब्वियसली ज्यादा उसमें होगा, ठीक है। फूड वेस्ट होता है, यार्ड होता है, ठीक है। तो इसमें आपके सबसे ज्यादा इसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये टेबल आपको प्रोवाइड किए नोट वेरी अबाउट दैट, ठीक है ना। देखो जो हाउस होल्ड एमएसडब्ल्यू होता है, अगर मैं हाउस होल्ड एमएसडब्ल्यू जो हमारे घर से निकलता है, ठीक है, अगर मैं पेपर की बात करूं तो अब देखना, पेपर लो, प्लास्टिक लो, फूड वेस्ट लो, टेक्सटाइल लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों जो आप दिख रहे हैं आपको, तो ये तीनों का देखो परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा परसेंटेज 43.56, 44 ये। और नाइट्रोजन सल्फर का प्रेजेंट परसेंटेज देखो, नाइट्रोजन सल्फर परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत कम है, और ऐश का जो है, ऐश का परसेंटेज भी कम रहता है। अगर देखो, अगर आपका कंपोनेंट अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर है वेस्ट में, तो आपका ऐश जो होता है, ऐश का कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ऐश कब निकलता है, ऐश तभी निकलता है जब उसका कंबशन इनकम्प्लीट होता है। अगर कंबशन प्रॉपरली होता नहीं है तब ऐश का होता नहीं, तब ऐश ज्यादा निकलता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो कंबस्टिबल होता है, वो कंबस्ट इजीली कर जाता है, दैट्स व्हाई उसका ऐश का कंटेंट कम रहता है, राइट। उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक मेटल की बात करो, जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, तो ग्लास आपका क्या होता है, ग्लास आपका इनऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई ऑर्गेनिक फ्रैक्शन होता नहीं है, मेटल्स में भी नहीं होता है, डर्ट में भी नहीं होता है, एमएसडब्ल्यू में भी नहीं होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसमें भी कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट उसमें भी नहीं होता, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपका ऐश का कंटेंट जो रहेगा, ऐश का कंटेंट, वो ऐश का कंटेंट काफी ज्यादा आता है। मैं आने वाले साइड में बताऊंगा कि ऐश का कंटेंट के बारे में दिया उसमें, ठीक है ना।
ऐश कितना निकलता है कौन से मटेरियल से, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो द रिलेटिवली स्लो, जो सबसे लो कंटेंट होता है, मैंने आपको बताया सल्फर और नाइट्रोजन भी बताया था, ठीक है। वो क्या होता है, क्योंकि सल्फर एंड नाइट्रोजन का जो एडिशन होता है, H2SO4 प्लस HNO3, ठीक है, हमेशा रखना H2SO4 प्लस HNO3, इसका जो कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है ना, अगर ये एयर में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एसिड रेन, ठीक है। तो ये बहुत कम कंटेंट में रहता है वेस्ट में, ठीक है। सल्फर इज नॉट एसिड रेन, सल्फर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनी सॉलिड वेस्ट, ठीक है। कोई भी सॉलिड वेस्ट कंटेंट में सल्फर बहुत कम रहता है, ठीक है। कब सल्फर ज्यादा आएगा आपके एमएसडब्ल्यू में, अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल रहेगा, अगर बिल्डिंग मटेरियल रहेगा उसमें जिप्सम के पैनल्स रहेंगे या यार्ड वेस्ट रहेगा, तो उसमें आपका सल्फर कंटेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन अकर्स मेनली इन द फूड वेस्ट, ग्रास क्लिपिंग्स, टेक्सटाइल वगैरह में नाइट्रोजन रहता है। क्लोरीन जो आपका होता है वो पीवीसी में होता है और आपका पेपर प्रोडक्ट्स में यूज होता है, और क्लोरीन जो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जो आपका ऐश रहता है, ऐश जो होता है वो आपका कंबशन के बाद जो भी बच गया वो आपका ऐश रहता है, ठीक है ना। वो आपका कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी आपका पार्ट रहता है, ऑर्गेनिक में कम रहता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया क्यों कम रहता है, क्यों कम ज्यादा रहता है। ऐश कैन बट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ इफेक्ट्स, अगर आपको प्रॉपर्ली, क्योंकि ऐश को मैनेज करना प्रॉपर्ली, और ऐश आपका सबसे ज्यादा निकलता है कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट्स में निकलता है, ठीक है ना। तो आपको ऐश को मैनेज करना, प्रॉपर्ली मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐश कभी कभी क्या होता है कि आपका इंसिनरेटर में एग्जिट कर जाता है और वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो उससे क्या होता है एटमॉस्फेयर का क्वालिटी खराब होता है, ठीक है ना। और कंपोजिशन ऑफ एज आइडेंटिफाइड बाय कंपोजिशन ऑफ एमएसडब्ल्यू इंसिनरेटर, ठीक है। इंसिनरेटर में जो एमएसडब्ल्यू आ रहा है उसके ऊपर भी आपका काफी ज्यादा डिपेंड करता है ऐश का कंटेंट, ठीक है। तो ये आपका ऐश के बारे में मैं आपको बता रहा था, कंपोजिशन ऑफ सैंपल एमएसडब्ल्यू। मेटल की बात करो 16.1% रहता है, कंबस्टिबल 4 रहता है, फेरस में 18.3, 26.2 ग्लास में रहता है। तो देखो ऐश जो इनकम्बस्टिबल रहता है उसमें आपका ऐश का कंटेंट होता है वो काफी आपका ज्यादा रहता है, ठीक है। देखो ऐश जो होता है, अगर कोई अनसॉर्टेड एमएसडब्ल्यू फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर अनप्रोसेस्ड है, उसमें वो प्रोसेस नहीं है, तो उसमें कभी-कभी कैडमियम एंड लीड एंड मर्क्यूरी भी काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करना पड़ता है ताकि वो लैंडफिल में लीचेट फॉर्म ना हो, उसका ट्रीटमेंट स्पेशलाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ नॉन टॉक्सिक मेटल आयरन वगैरह ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेट एनालिसिस, हमने सब पढ़ा कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऐश, इन सारे और इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपका होता है अल्टीमेट, इनका एग्जैक्टली परसेंटेज क्या होता है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज मोर स्पेसिफिक, ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है इन कंपेयर्ड टू द अल्टीमेट एनालिसिस, एंड आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट द कैपेबिलिटी ऑफ एमएसडब्ल्यू ऑफ फ्यूल। अगर आपको एमएसडब्ल्यू को फ्यूल के फॉर्म में अगर यूज करना है तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको एमिशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालना है तो इन दैट केस आपको यूज करना पड़ेगा अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट, अगर आपको एमएसडब्ल्यू को एज अ फ्यूल यूज करना है so we have to do the proximate analysis of that particular MSW, ठीक है। proximate analysis क्या क्या इंक्लूड करता है, आपको proximate analysis में to determine the moisture content, ठीक है। कैसे डिटरमाइन करता है, मैंने बताया था, पहले ड्राई वेट लेते हैं, फिर उसको पहले मॉइस्ट वेट लेते हैं, फिर ड्राई करते हैं उसको 105 डिग्री से 1 आवर में, तो हमसे मॉइस्चर कंटेंट निकलता है। तो मुझे निकालना पड़ता है वोलेटेबल कंबस्टिबल मैटर, हम लोग लॉस ऑफ वेट निकालते हैं 90 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 7 मिनट्स क्रूसिबल में, तो उसको मतलब वोलेटेबल कंबस्टिबल मैटर। देन आपको निकालना पड़ता है फिक्स्ड कार्बन, ठीक है। फिक्स्ड कार्बन का जो कंबस्टिबल रेसिड्यू आफ्टर वोलेटाइल, अगर हम लोग वोलेटाइल मैटर को रिमूव कर लेते हैं, जो कंबस्टिबल रेसिड्यू रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, फिक्स्ड कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐश जो होता है द वेट ऑफ रेसिड्यू आफ्टर द कंबशन ओपन क्रूसिबल, दैट इज कॉल्ड द ऐश। तो ये हम डिटरमाइन करते हैं आपके, ये हम डिटरमाइन करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में, ठीक है। देखो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, बताया मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटेबल मैटर, फिक्स्ड कार्बन, ऐश। तो ये चार चीजों को डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखो मॉइस्चर कंटेंट ऐश जो होता है, आपका मॉइस्चर कंटेंट एंड ऐश जो होता है द नॉन कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है। और मॉइस्चर इज अनडिजायरेबल एमएसडब्ल्यू एज वेट टू द सॉइल, ठीक है ना, कि मॉइस्चर का तो रेनी सीजन में आपके वेट एड्स वेट टू द फ्यूल, ठीक है, फ्यूल की वेट में ऐड करता है, वो हीट वैल्यू को ऐड नहीं करता, बट उसके वेस्ट की जो क्वांटिटी रहती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना। इन एडिशन मॉइस्चर कंटेंट विल एडवर्सली अफेक्ट द हीट रिलीज फ्रॉम द फ्यूल, ठीक है ना। जो हीट रिलीज जो होता है हमारा, तो उसको भी काफी इफेक्ट करता है, और वो हीट एनर्जी को ऐड करता नहीं है, ठीक है। फर्दर मोर ऐश रिटेन्स हीट व्हेन रिमूव फ्रॉम फर्नेस, ठीक है। ऐश में क्या होता है, जब हम फर्नेस से निकालते हैं उसमें कुछ हीट रहता है, ठीक है, और वो हीट जब क्या होता है कि जब हम उसको ओपन एयर में रखते हैं तो वो हीट हम एनवायरमेंट को लॉस कर देते हैं, ठीक है ना। वोलेटाइल मैटर क्या होता है, फिक्स्ड कार्बन कंटेंट जो होता है, ये प्रेफर्ड इंडिकेटर होता है जो कंबशन एमएसडब्ल्यू, अगर आपको कंबशन करना है तो वोलेटाइल मैटर कितना है, फिक्स्ड कार्बन कितना है, वो हमको डिटरमाइन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो वोलेटाइल मैटर जो होता है वो आपका गैसिफिकेशन, कितना गैस आपका जो एक सॉलिड वेस्ट से जो गैस निकलता है, तो कितना गैस निकलता है, तो उसके आपको वोलेटाइल मैटर का कार्बन और का वो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो हीट रिलीज इज रैपिड उसमें हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको होता है फिक्स्ड कार्बन।
तो फिक्स्ड कार्बन क्या होता है, एक सॉलिड कार्बन रेसिड्यू होता है जो फर्नेस के ग्रेड्स मतलब फर्नेस के कॉर्नर में जो मिलता है वो हमको क्या होता है फिक्स्ड कार्बन। जो कार्बन हम लोग कंबशन जो होता है, कंबशन जब रेसिड्यू जो होता है उसमें वो करने के बाद जो बचता है तो उसको जो चार मटेरियल जो होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कार्बन। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिक्स्ड कार्बन को कैलकुलेट करने के लिए मॉइस्चर को माइनस कर दो, ऐश को माइनस कर दो, वर्ड मटेरियल ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका वेट लेके माइनस कर दो तो हमको फिक्स्ड कार्बन कितना है वो मिलता है। क्योंकि फिक्स्ड कार्बन डिटरमाइन करने का प्रोसीजर जो है वो एक्जेक्टली कोई लैब प्रोसीजर होता नहीं है उसका, ठीक है। तो हमको इस तरह से हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स्ड कार्बन इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है, फिक्स्ड कार्बन जो होता है, ठीक है। और प्रोक्सिमेट एनालिसिस का लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका ये है, इट डजंट प्रोवाइड एनी इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग कंबशन, ठीक है। तो कंबशन के दौरान क्या जनरेट होता है तो वो हमको मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो एमिशंस डेटा के लिए हमको अल्टीमेट एनालिसिस करना पड़ता है, प्रोक्सिमेट डेटा फॉर कंबशन रिप्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो क्या प्रोक्सिमेट एनालिसिस होता है तो अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे इस टाइप पे, ठीक है, तो आप देखोगे तो फूड वेस्ट जो होता है उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है, बाकी सब में वो कंपैरेटिवली कम रहता है। यार्ड वेस्ट में भी ज्यादा रहता है, फूड वेस्ट में ज्यादा रहता है, ठीक है। वोरेडल्स का कंटेंट भी सबसे ज्यादा पेपर में रहता है और आपका न्यूज़पेपर वगैरह कार्डबोर्ड वगैरह में आपका वोरेडल कंटेंट ज्यादा रहता है। फिक्स्ड कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा फिक्स्ड कार्बन जो आपका होता है वो आपका टेक्सटाइल में होता है, कुछ कुछ कार्डबोर्ड में भी होता है, पेपर्स में भी आपका होता है, ठीक है। नॉन कंबस्टिबल ऐश जो होता है वो आपका देखो सबसे ज्यादा जो मेटल क्लासेस में आपका ऐश सबसे ज्यादा आपका होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐश जो होता है नॉन कंबस्टिबल ऐश वो काफी ज्यादा आपका इसमें होता है, ठीक है। फ्यूजन पॉइंट ऑफ ऐश, फ्यूजन पॉइंट ऑफ ऐश जब क्या होता है, फ्यूजन पॉइंट मतलब क्या होता है कि फ्यूजन पॉइंट ऑफ द ऐश इज इंफॉर्मेशन फिजिकली अंडर हाई टेंपरेचर। तो हाई टेंपरेचर में वो सॉफ्ट हो रहा है या मेल्ट हो रहा है, तो दैट इज व्हाट इज द फ्यूजन पॉइंट, ठीक है। फ्यूजन पॉइंट ऑफ ऐश इज द टेंपरेचर, तो वो टेंपरेचर होता है एट विच द वेस्ट कंबशन फॉर्म ऐश फ्रॉम द वेस्ट फॉर्म्स क्लिंकर। जब वो क्लिंकर बाय फ्यूजन अगर वो क्लिंकर फॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं फ्यूज पॉइंट ऑफ ऐश। और ऐश का जो फ्यूज पॉइंट होता है वो कम से कम 1100 to 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको द कंटेंट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स एंड सबस्ट्रेट्स, ये और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा आपका जो एमएसडब्ल्यू जो होता है हम यूज एज अ फीड स्टॉक यूज करते हैं फॉर कंपोस्ट और बायोलॉजिकल कन्वर्जन मीथेन इथेनॉल, जो भी हमको करना रहता है एनर्जी प्रोसेस करना रहता है, तो उसके लिए हमारे जो सॉलिड वेस्ट होता है वो एज अ न्यूट्रिएंट, वो एज अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट एज अ फीड स्टॉक एंड एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, ठीक है। बोथ कंपोस्टिंग एंड बायोगैस प्रोडक्शन आर कैरिड आउट इन कंसोर्टियम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये कंपोस्टिंग और बायोगैस प्रोडक्शन जो होता है इसमें कंसोर्टियम मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि जो फूड अपने खुद से बनाता है, ठीक है। therefore microbial nutrient balance of MSW should be assessed to allow for maximal final results, ठीक है। तो उसका डिटरमाइन करना चाहिए प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन कंटेंट की अगर बात करें, नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में होता है, एंड वो फूड और यार्ड वेस्ट में वो नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा कि फूड में आपका प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा रहता है और सल्फर पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रहता है वो काफी ज्यादा फूड और उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फ्रैक्शन जो आपका रहता है तो वो जनरली जैसे कि जो होता है वेस्ट में, ठीक है, वो क्या क्या होता है जो आपके जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो होता है आपका शुगर होता है, स्टार्च होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स होता है, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, फैट्स, ऑयल, लिग्निन, ये सारा आपका जो होता है ये आपका ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ अदर सब्सटेंस आपके इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो ये आपका कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो। तो पोटेशियम कार्बन ये आपका एग्जांपल्स है। देखो न्यूज़पेपर में कितने कंटेंट्स होते हैं, अगर बात करूं सल्फर का, सल्फर सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर में रहता है, ऑफिस पेपर में, यार्ड वेस्ट में थोड़ा कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रहता है सल्फर, ठीक है। आप अमोनिया की बात करो तो अमोनिया में देखो फूड वेस्ट की वजह से हमेशा देख लो ये अगर मैं बात करूं आपके न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सट्रेट्स की तो वो काफी आपके यार्ड और फूड वेस्ट, तो आपका कभी भी फूड और यार्ड वेस्ट को देखना कंपोस्टिंग ज्यादा करते हैं। आपका फूड वेस्ट होता है बैकयार्ड कंपोस्टिंग होता है, तो बैकयार्ड कंपोस्टिंग में फूड और यार्ड वेस्ट में ज्यादा उसको कंपोस्ट होता है। जो पे लीज होता है उसको भी कंपोस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो अपने सबको पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, तो मैं फटाफट पढ़ा दूं कुछ जरूरत आपने ये चीज पढ़ा भी होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये पोटेशियम जो आपका गार्बेज होता है, यार्ड वेस्ट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। जहां भी आपका यार्ड वेस्ट, फूड वेस्ट जो भी रहेगा उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, अपन जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह तो होता ही है। तो आपके गार्बेज एंड इसमें जो होता है वो आपका फूड वेस्ट जो होता है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसका चेन होता है CH2OX, ये आपका फॉर्मूला रहता है कार्बन इसका, ठीक है ना। इंक्लूड अ रेंज ऑफ शुगर्स एंड पॉलीमर्स, स्टार्च एंड सेलुलोज इसमें होता है, ठीक है ना। और सम पॉलीमर्स होता है वो आपका हाइड्रोलिसिस को रेजिस्ट कर सकता है। और स्टार्च में क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल होता है और उसमें सच पॉलीमर्स में अट्रैक्ट पेस्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें पेस्ट एंड सप्लाई होता है, उसको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड शुगर्स अकाउंट फॉर 4 to 6% ऑफ स्टार्चेस एंड 8 to 12% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है। शुगर क्या होता है कि 12 to 8% जो है शुगर का वेस्ट का उसका कंटेंट जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो रेडिली बायोडिग्रेड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मीथेन, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, याद रखने की जरूरत है, सब देख लो एक बार, ठीक है ना। ये CH2OH जो है ये आपके कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, C6 ये है, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ये काफी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो अपने अगर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा 12th में तो आपको ये चीज पता होगा, ठीक है। क्रूड फाइबर्स, क्रूड फाइबर्स में क्या होता है, ये आपके होता है कॉटन, वूल, लेदर जो होता है, ये आपके क्रूड फाइबर्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें ये काफी ये डिग्रेडेड, ये बायोलॉजिकली डिग्रेड होता नहीं है, ठीक है ना। और इसमें सेलुलोज, मेजर पॉलीमर्स जो इसमें होते हैं क्रूड फाइबर में, वो होता है सेलुलोज और लिग्निन। और सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड ड्यू टू द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल बहुत स्लोली होते हैं। इसमें जो काफी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए रिएक्टेबल होता नहीं, रिएक्ट प्रॉपर्ली होता नहीं, ठीक है ना। और इसमें सेलुलोज और लिग्निन होता है, और लिग्निन जो होता है उसमें काफी ज्यादा मोनोमर होता है, जो कि उसमें बेंजीन होता है, बेंजीन कंपोनेंट काफी ज्यादा, बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन जो रिंग होता है वो काफी कॉमन होता है, ठीक है ना। इसमें जो बेंजीन जो होता है, बेंजीन, अब अगर मैं बताता हूँ बेंजीन की जितने भी रिएक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा स्लो रहते हैं, ठीक है। तो इससे वो बायोडिग्रेडेशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। और नेचुरल फाइबर जो होता है, पेपर फूड बेस्ड जो होता है, उसमें आपका बेंजीन रिंग जो होता है वो काफी ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। पेपर कॉटन जो होता है आपका 100%, 90%, 40% उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है ना। पेपर में 100% सेलुलोज होता है, कॉटन में 95% होता है, और वुड में 40% होता है, ठीक है ना। तो उसका जो कैलोरीफिक वैल्यूज होते हैं इनके 12,000 18,000 किलो, 20,000 किलो कैलोरी पर केजी होता है, 44,000 का फ्यूल होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज दिए हैं, तो ये इनके कैलोरीफिक वैल्यूज होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं पेपर वगैरह के, ठीक है। ये आपका क्रूड सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, देख लेना इसको। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन्स जो होता है वो आपका अमीनो एसिड्स, जो आपका अमीन ग्रुप होता है और ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये आपका काफी ज्यादा होता है आपका फूड और एनिमल्स में, सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और 5 to 10% ड्राई सॉलिड जो आपका होता है वो उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है उसमें बायोडिग्रेडेशन काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा माइक्रो अगर उस पर आते हैं, ठीक है। efficient microdegradation take place and partial decomposition of proteins can result in the production of amines, और उसका जो कॉमन नेम होता है पुट्रिसिन एंड कैडबरी, ये आपका प्रोटीन का कॉमन नेम होता है, अदर नेम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपका जो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लेना। लिपिड्स, लिपिड्स क्या होता है, जो आपके फैट्स ऑयल ग्रीस आपके होते हैं वो आपका लिपिड्स होता है। इसका कैलोरी 38,000 मिलीग्राम किलोग्राम किलोजूल्स पर केजी, इतना आपका ये होता है। ये काफी ज्यादा पुट्रेसेबल मैटर होता है, ठीक है ना। इसमें फ्लैट्स वगैरह, फैट्स वगैरह, फ्लाइज वगैरह आ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें इसकी जो लिपिड सोल्युबिलिटी जो वाटर में जो काफी ज्यादा कम होती है। देन सिंथेटिक ऑर्गेनिक मैटर जो प्लास्टिक होती है वो आपकी सिंथेटिक ऑर्गेनिक मैटर होती है, इसमें 5 to 7% जो ये अकाउंट करता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है ना, ये बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज करता है, फिर चोक करता है, बहुत पाइपलाइंस को चोक करता है, तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करें तो बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सबस्ट्रेट पर वाइड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको कंपोस्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कि वो कितना बायोडिग्रेडेबल है। अगर बात करूँ, ये उसका फॉर्मूला होता है जितना लिग्निन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये लिग्निन कंटेंट एक फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और पेपर जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा लिग्निन कंटेंट होगा उसका वो सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है ना। तो जैसे पेपर वगैरह में जो है वो कार्डबोर्ड में वो लिग्निन कंटेंट ज्यादा रहता है, जैसा वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हमने पढ़े आज, ठीक है। और बाकी हम लोग जो टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास जो हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा, नेक्स्ट क्लास में 30 मिनट का क्लास ले लेंगे, उसमें लोग ये चीज इसमें ऐड अप कर लेंगे, उसका जो पीडीएफ एंड पूरा रहेगा मैं आपको कल सबके साथ दे दूंगा, ठीक है। सो मैं अटेंडेंस का लिंक शेयर कर देता हूँ अभी फटाक से। तो प्लीज फिल द अटेंडेंस, जल्दी से अटेंडेंस चैट बॉक्स में है, उसको फिल कर दो। एंड सो वी एंड ओवर हियर, नेक्स्ट क्लास में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप सो अटेंडेंस सबको मिल गया होगा।
लेट्स स्टार्ट। सो ये कल हमारा लास्ट पार्ट बाकी रहेगा ना, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कंटेंट, ओके, नॉट कैलोरीफिक वैल्यू। सो दिस एनर्जी कंटेंट ये हमारा कल पार्ट रह गया था। सो विल कंटिन्यू दिस पार्ट, ठीक है। इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। बस आज जो 25 मिनट्स के आसपास का लेक्चर होगा, ठीक है। 30 मिनट्स के आसपास, ठीक है, आधे घंटे के आसपास। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो एनर्जी कंटेंट होता क्या है। देखो बहुत लोगों को लगता होगा कि एनर्जी कंटेंट मतलब होता होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी होता होगा, क्योंकि अपन उसको फिजिकली देखते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आपका एनर्जी कंटेंट जो होगा वो आपको बहुत सारे लोगों को लगता है सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पेपर बर्न कर रहे हो, ठीक है, आप पेपर को बर्न कर रहे हो, राइट। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपको बहुत सारी केमिस्ट्री में इसलिए क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री में इसको, क्योंकि फ्यूल की प्रॉपर्टी होती है, क्यों, केमिकल प्रॉपर्टी है, राइट। अब देखो पेपर को बर्न करना है, ठीक है, ये पेपर है मान लो, इस पेपर को बर्न करना है। तो पेपर को बर्न करते हो ना, बर्न, तो क्या होता है कि पेपर के अंदर क्या रहता है, सेलुलोज होता है। क्या रहता है, सेलुलोज होता है, उसमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। सो वो जो बॉन्ड रहता है ना, तो वो बॉन्ड को जब वो बॉन्ड जब टूटता है ना, जब इसमें देखो ये कार्बन कार्बन का एक मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, कार्बन कार्बन का मॉलिक्यूल रहेगा। जब ये बॉन्ड, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने का क्या होता है कि आपका जो हीट जो होता है, हीट वो बाहर निकलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो उस मटेरियल के अंदर है, ठीक है, वो अंदर में जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जब वो हीट निकलता है, ठीक है ना, so दैट इज कॉल्ड एज द हीट वैल्यू और द एनर्जी कंटेंट ऑफ दैट वेस्ट, और वी कैन कॉल इट एज अ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये मतलब होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएसडी, इट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। कोई भी चीज हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर वो अगर आपको उसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, तो वो हमेशा किस में कंसिडर होगा, वो आपका हमेशा हमेशा किस में कंसिडर होगा, आपका केमिकल कंस्टिट्यूट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको मेजर करने के लिए कॉमनली वी यूज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज द बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये बॉम कैलोरीमीटर जो होता है इसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, काफी ज्यादा कोई भी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा इसका बॉम कैलोरीमीटर का, ठीक है ना, तो इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को अगर मान लो किसी कोई भी मटेरियल, चाहे वो कोल हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, अगर आपको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है या आपको एनर्जी कंटेंट निकालना है, सो यू यूज विच इंस्ट्रूमेंट, यू यूज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज नेम्ड एज द बॉम कैलोरीमीटर। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई सैंपल को कंबस्टिंग द सैंपल इन अ फुल स्केल बॉयलर, ठीक है ना, आप कोई बॉयलर में सैंपल को कंबस्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसका स्टीम आउटपुट कितना आएगा, वो स्टीम आउटपुट को मेजर करके उसका कोरिलेशन करके वी कैन कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये जनरली हम लोग ये जो टेक्निक होता है ये बहुत जगह यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको यूज करते हैं जनरली, ठीक है ना। कौन सा टेक्निक, सैंपल्स को, फॉर एग्जांपल कोई भी सैंपल रहेगा, कोई भी मटेरियल रहेगा, उसको बर्न किया, बर्न करने के उसके उससे जो स्टीम निकलेगा, क्योंकि देखो वेस्ट में भी कुछ ना कुछ वाटर रहेगा, तो उससे जो स्टीम निकलेगा, तो वो स्टीम को हम आउटपुट को मेजर करेंगे, फिर उसको कुछ फॉर्मूला रहता है, उसको उससे हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, एक तो बॉम कैलोरीमीटर जो हम लोग करते हैं, जब हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, एक तो वो यूज कर सकते हैं। एंड तीसरा चीज जो हमको यूज करना चाहिए वो है कैलकुलेशन फ्रॉम एलिमेंटल कंपोजिशन, ठीक है, कैलकुलेशन फ्रॉम एलिमेंटल कंपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। हमने कल ये पढ़ा था अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है कि एक एक एलिमेंट का कंपोजिशन कितना है, वो कंपोजिशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके जो फॉर्मूलेज रहते हैं वो जनरली क्या रहता है, वो जनरली एम्पेरिकल फॉर्मूलेज रहते हैं, क्या रहता है, एम्पेरिकल फॉर्मूलेज रहते हैं, उससे भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूलेज रहते हैं, सो उससे भी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो ये 3 टेक्निक्स होते हैं, बट मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक दैट वी यूज, वो हम यूज करते हैं बॉम कैलोरीमेट्री, हम लैबोरेटरी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एम्पेरिकल टेक्निक्स भी होते हैं, बॉयलर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, उसमें से हम लोग कॉमनली इसको यूज करते हैं, कौन से, कैलोरीमेटर है। सो यहाँ पे आगे वही लिखा है कि मोस्ट डेटा ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ वेस्ट इज जनरली यूज्ड बाय व्हाट, इज यूज्ड बाय द बॉम कैलोरीमीटर। तो बॉम कैलोरीमीटर टेस्ट होता है, उससे हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं एनर्जी कंटेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। इस टेस्ट में क्या करते हैं कि हमको हीट रिलीज कितना हो रहा है एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम कंबशन ऑफ अ ड्राई सैंपल। ड्राई सैंपल को कंबस्ट करके 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना हीट निकलता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो वैल्यू ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमको स्टैंडर्ड रेफरेंस टेंपरेचर मानते हैं, ठीक है ना।
इट इज कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने आपको ये बताया था एनर्जी स्टोर्ड विद इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज द हीट ऑफ कंबशन, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं, एंड दैट हीट ऑफ कंबशन जिसको मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। सो वो एनर्जी जो स्टोर होता है उसको बाहर निकालना है, तो वो किसके बेस में स्टोर होता है, केमिकल बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के हिसाब से काम करता है, ठीक है। द हीट इज विद इन द मटेरियल इज बर्न, ठीक है, जब भी कोई हीट जब भी कोई मटेरियल को हम बर्न करेंगे, ठीक है, तब उसमें से क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, ठीक है। एंड द हीट इज जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ मटेरियल कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में करते हैं, बाय यूजिंग द टेंपरेचर राइज दैट अकर्स इन द कंबशन, ठीक है ना। तो जो टेंपरेचर राइज मतलब क्या होता है कि कैलोरीमीटर में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, तो हीट जनरेट होता है, तो आप अभी क्या, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक कटोरा लिया, इसमें वाटर भरा, ठीक है, और इसको यहाँ से हीट किया, ठीक है, तो जब आप इसको हीट करते हो ना, हीट करने से क्या होता है कि इस जो कटोरा रहता है, कंटेनर रहता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। क्या इसका मतलब है कि जितना आप हीट को बढ़ाओगे, फॉर एग्जांपल क्यू में हीट को, मतलब जितना आप हीट को बढ़ाओगे तो उससे टेम्परेचर जो रहेगा उतना ही आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। सो दैट्स क्यू, वो जो क्यू होता है, जो हीट जो होता है वो आप सॉरी क्यू इसको यू मानो, ठीक है ना, हीट एनर्जी ना, एनर्जी ना हीट, तो यू, तो जितना आपका यू जो हीट रहता है ना, हीट जितना आप हीट को बढ़ाओगे उतना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो दैट इज यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट इज डेल्टा टी मान लो, चेंज इन टेम्परेचर, तो यू इज इक्वल टू इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन सी डेल्टा टी, तो ये इसका एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है, सी डेल्टा टी, तो ये आपकी हीट वैल्यू की फॉर्मूला रहती है। सो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, ठीक है। सो ये सी डेल्टा टी ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। आगे मैं इसको थोड़ा, इसका थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है ना, कैसे उसका एक ये होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो ये होता है, मैंने अभी आपको बताया था, लेट अस सी हाउ टू मेजर द हीट ट्रांसफर इन द सिस्टम। सो द हीट, दिस हीट जो होता है, जो निकलता है बॉन्ड्स में से, ठीक है ना, दिस हीट इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जितना टेम्परेचर राइज करोगे उतना हीट राइज होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वाटर को कंटेनर बंद कर दो, ठीक है ना, वाटर को कंटेनर बंद कर दो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसा वैसा उसकी हीट जो रहेगी, हीट ऑफ वेपर हीट जो रहेगी उतनी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। सो कितना हीट जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है, जितना टेम्परेचर को बढ़ाओगे जितना इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रहेगा उससे प्रोपोर्शन में हीट रहेगा, ठीक है ना, और उससे पे एक कोएफिशिएंट आ जाएगा, एंड दिस कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। So the magnitude of coefficient depends upon the size, ठीक है, कंपोजिशन क्या है उस मटेरियल का, नेचर कैसा है, ठीक है, तो उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है, ठीक है ना, मतलब कि ये काफी ये जो चीज है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड हीट, बट दिस कोएफिशिएंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ c, इट इज अ c, it depends upon what, it depends upon the size of the material, कंपोजिशन कितना है, नेचर कैसा है, तो दैट इज द q इज इक्वल टू c डेल्टा t, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो यही चीज हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर में यूज करते हैं, बट बॉम्ब कैलोरीमीटर में थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होता है, दो तरह के सी होते हैं, एक तो होता है सीवी होता है, एक तो होता है सीपी होता है। सीवी होता है कोएफिशिएंट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हीट जनरली जब आपका सॉलिड होता है, सॉलिड्स के लिए हम लोग हीट कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट्स सॉलिड को लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और सीपी होता है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, जनरली लिक्विड्स के लोग ये करते हैं इसको, ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को, बताऊंगा, ठीक है। The coefficient C is called the heat capacity. मैंने बताया था, it is called the heat capacity because we can measure the heat supplied by monitoring the temperature rise. मतलब कि आपको क्या करना है कि आपको अगर heat supply, कितना आप heat supply कर रहे हो, ठीक है, उसको आप measure कब कर सकते हो, आपको अगर temperature, for example मैंने बताया आपको कि अगर आपने इस कंटेनर में वाटर भरा, ठीक है, तो इसके ऊपर एक थर्मोमीटर लगा दो, ठीक है, आप जैसे जैसे यहाँ से हीट बढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर ये हीट कितना वो तो मैं मेजर नहीं कर सकता ना, हीट मेरे को मेजर कितना हीट है वो मैं मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। आपने क्या किया है कि आपने यहाँ पे टेम्परेचर लगा दिया, अब जैसे जैसे हीट को बढ़ाओगे तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को नोट कर सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ से आप डेल्टा डी को तो कैलकुलेट कर लोगे, राइट, डेल्टा डी को तो कैलकुलेट कर लोगे, राइट। अभी क्या करना है, अभी आपको हीट निकालना है, अभी हीट निकालने के लिए क्या करोगे कि आपको उस सी, ये सी क्या है, हीट कैपेसिटी, अब बहुत सारे लिक्विड्स, बहुत सारे वेस्ट, बहुत सारे इसके लिए ये सी की वैल्यू फिक्स होती है, ये कांस्टेंट होता है, तो वो सी की वैल्यू अगर पता है और आपको टेम्परेचर चेंज पता है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हीट आप यहाँ से कितना सप्लाई कर रहे हो, कितना हीट पर यूनिट लीटर या पर यूनिट बस कितना आप जनरेट कर रहे हो, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज, सो ये इस फॉर्मूले का मतलब है, तो इससे आप लोग ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, तो देखो जब C की वैल्यू बहुत लार्ज रहेगी, ठीक है ना, जब C की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज रहेगी, इसका मतलब क्या होता है कि उसको अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट्स इन ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज, ठीक है ना। जब C की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी तो उसके लिए जो हीट लगेगी, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा
स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लगती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा उसको उसकी हीट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो होता है, वाटर सबसे ज्यादा जो हीट कैपेसिटी, जो सी की वैल्यू जो रहती है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू, वो सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है वाटर की, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा उसके टेम्परेचर को रेस करने के लिए, ठीक है ना। उसके टेम्परेचर को रेस करने के लिए रिक्वायर काफी, आप देखते हो ना वाटर, आप जो वाटर को गर्म करते हो कि तुरंत गर्म हो जाता है क्या? नहीं ना, थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने के लिए, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा रहती है। समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अगर आप वेस्ट का देखो, तो वेस्ट के अगर वेस्ट को जला दो तो फटाक से जल जाता है ना, क्योंकि पेपर को जलाता है, पेपर एकदम जल्दी जल्दी जलता है, टेम्परेचर भी जल्दी बढ़ता है, ठीक है ना। अब वही वाटर की बात करो, वाटर क्योंकि पेपर वगैरह की हीट कैपेसिटी वाटर से कम रहती है, वाटर की सबसे ज्यादा रहती है। जिसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा रहती है उसको हीट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है, समझ में आपको, ये रहता है। देखो सी इज डायरेक्टली, जो सी जी होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस में प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी कि उसका कंपोजिशन कितना है, ठीक है। द मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है उसका रेशियो होता है सी। सी को अगर हमने एन से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, तो आपको सीएम, जो कि मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगा। दैट इज द हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एंड इज क्वांटिटी ऑफ हीट इक्वल टू रेशियो ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना हीट लगा उसको, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एज द मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी मतलब कहते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जो टेम्परेचर रेज किया गया बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसके लिए कितना हीट लगा, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। एक और टर्म आता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो आपकी जो एनर्जी है, हीट वैल्यू, ठीक है, अगर इस हीट वैल्यू को अगर आपने उसके मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ये हीट वैल्यू यू अपॉन एम, ठीक है। अगर मान लो यू, जो यू आपकी क्या है, यू आपकी हीट वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर हीट वैल्यू को अगर आपने मास से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज आपका इसको हम बोलते हैं क्यू। सॉरी, अगर क्यू को अगर आपने एम से डिवाइड कर दिया तो आपको हीट वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। क्यू जो आपकी जो आपकी हीट क्या बोलते हैं, हीट की जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसको अगर आपने एन मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड किया तो आपको हीट वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। सो so what is it? It is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 unit mass, ठीक है। तो 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करने के लिए कितना हीट लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर फाइंडिंग आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे देखा होगा, तो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग जनरली यूज करते हैं। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलेस को देखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। क्यू का मतलब क्या होता है, सी इनटू डेल्टा टी। तो जनरली सी इनटू डेल्टा टी जो होता है, ये सी इनटू डेल्टा टी हमने आपको पहले बताया था, दैट इज कॉल्ड एज द formula for heat capacity, that is the formula for heat generated, ठीक है ना। heat generated per unit mass, ठीक है। और ये जो U जो है CV डेल्टा T अपॉन M, ठीक है। सो दैट इज आल्सो द सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगभग सेम है, ठीक है ना। ये CV क्या होता है, ये CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये डेल्टा T टेंपरेचर, ये मास होता है, M इज द मास ऑफ मास इन केजी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको दोनों को याद रखना। अभी सीवी एंड सीपी के बारे में आपको समझाते क्या होता है। देखो ये सीवी एंड सीपी का रिलेशन जो होता है, ये काफी एक डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट कैपेसिटी सी इज डिवाइडेड बाय सीवी, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, देखो सॉलिड्स का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो हमारा जो तो आपने जो फॉर्मूला देखा ना कि U इज इक्वल टू CV डेल्टा T अपॉन M, ये फॉर्मूला देखा। क्यों देखा, क्योंकि अपने सॉलिड वेस्ट में लिक्विड जो होता है कम रहता है ना, तो ये दैट्स व्हाई वो CV यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे फॉर्मूलेज में हम जो भी फॉर्मूलेज में कैलकुलेट करेंगे तो U इज इक्वल टू CV डेल्टा T अपॉन M करेंगे, CP यूज नहीं करेंगे। CP का होता है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर होता है, उसको हम यूज नहीं करेंगे, वो हमेशा जनरली लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड एट द कांस्टेंट प्रेशर दिस इज डिनोटेड एज CP, ठीक है। अब उसका रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो at constant volume QV is equal to जो हीट कैपेसिटी जो होता है CV डेल्टा T that is equal to डेल्टा U, ठीक है। और CP डेल्टा T that is डेल्टा H, ठीक है, इस QP। देखो ये डेल्टा U का मतलब क्या होगा, डेल्टा U का मतलब ये होता है, डेल्टा U का मतलब होता है हीट एनर्जी कितना जनरेट होता है, दैट इज डेल्टा U। एंड डेल्टा H इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। आपने ये पढ़ा होगा अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो डिफरेंस निकालना है CP और CB का, ठीक है ना। ये डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो अब एक फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा B, ठीक है। अब देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे, तो डेल्टा U प्लस R डेल्टा T डाल देंगे। डेल्टा H की वैल्यू ये है, डेल्टा U की वैल्यू ये है, यहाँ पे डाल दो, CP माइनस CV कर दो, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और R मतलब होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है CP और CV का, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का, वो होता है गैस कांस्टेंट होता है 8.314 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका
ठीक है। और आपका सीपी एंड सीवी का मतलब अगर आपको समझ में आएगा तो अभी आपको इजीली उसी से समझ में आएगा, ठीक है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जनरली क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न। तो व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न, ये डेफिनेशन देखो क्या है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड द सीवी, दैट इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न आया, ठीक है, यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न एट कांस्टेंट वॉल्यूम और वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसकी यूनिट हीट वैल्यू की यूनिट्स क्या क्या हो सकती है, पहला होता है कि कैलोरी, ठीक है, कैलोरी एक यूनिट होती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होता है, ठीक है। और बाद में होता है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मतलब क्या होता है कि जो जैसे 1 कैलोरी होता है तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होते हैं, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू टेंपरेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और एक होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक यूनिट होता है, ठीक है, हीट की यूनिट होती है, उसका मतलब द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 पाउंड। तो ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट ब्रिटन यूनिट है ये, ठीक है ना। तो 1 पाउंड ऑफ वाटर को बर्न करने के लिए 1 फ़ारेनहाइट में कितना हीट लगा, तो दैट इज व्हाट 1 बीटीयू में 252 कैलोरीज होता है और 1 किलो कैलोरी में 3.96 बीटीयू होते हैं, तो दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। ये हीट के यूनिट्स होते हैं। तो डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है केमिकल तो उसको हम लोग कैलोरीमेट्रिक फील्ड होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल कैलोरीमीटर व्हिच इज इमर्स्ड इन नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और मटेरियल, ठीक है। knowing that heat capacity of the material in which it is immersed in the heat capacity calorie, it is possible to determine the heat evolved in the process of measuring the temperature changes, ठीक है। तो या तो डेल्टा यू मेजरमेंट्स करो, डेल्टा अपन ने जो पहले किया था डेल्टा यू मतलब कि एनर्जी चेंजेस और डेल्टा एच मतलब होता है एंथैल्पी, ठीक है। इसको मेजर करना है हमने। देखो डेल्टा यू मेजरमेंट्स कैसे करना है, डेल्टा यू मेजरमेंट्स करने के लिए आपको बॉम्ब के जो होता है ये हम लोग जनरली इसको हम लोग किस में करेंगे, इसको हम लोग जनरली कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे। फॉर केमिकल रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। Here a steel vessel is immersed in a water bath. The whole device is called calorimeter. The steel vessel is immersed in a water bath to ensure that the heat is also surrounding. So a combustible substance is burned with pure dioxide supply in a steel bomb. Heat evolved during the reaction is transferred to the water around the bomb and its temperature is monitored. Since the bomb is sealed, its volume does not change and the energy changes in the direction at constant volume. So under this condition, the constant in the bomb calorimeter and even there is delta V is equal to 0 and the temperature of the element is produced by the complete reaction and तो होल जो भी इक्वेशन रहेगा तो हम लोग कौन से इक्वेशन से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमने जो हमारा हीट रहेगा वो हम हीट को कैसे करेंगे, उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला इक्वेशन आप देख रहे हो, तो ये वाला इक्वेशन जो हमारा रहेगा Q इक्वल टू CV डेल्टा T, वी विल यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक अरेंजमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये आपका सैंपल रहेगा, इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये आपका ऑक्सीजन का इनलेट रहेगा, यहाँ से आप ऑक्सीजन को दोगे और यहाँ से थर्मोमीटर से मॉनिटर करोगे। और यदि ये पूरा सील है, अगर ये पूरा सील है इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपके जो कैलोरीमीटर होता है सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको भी हम लोग ऐसे ही इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपको इजीली समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। डेल्टा एच मेजरमेंट ये आपका जनरली होता है किसके लिए, ये आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। ये भी हम लोग कैलोरीमीटर में कर सकते हैं। वी नो दैट डेल्टा एच इज QP, ठीक है, at constant pressure and therefore heat absorbed or evolved QP at constant pressure is also called the heat of reaction, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होता है वहाँ पे हीट लॉस होता है और यहाँ पे जो QP जो होगा ये वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सिमिलरली इन एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हीट होता है वो पॉजिटिव होता है, आपकी एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो होता है ये आपका जो ये आपका रिएक्शन मिक्सचर रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है ये सील्ड रहता नहीं है, ठीक है ना। ये कोई इसका वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है। ये वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, ठीक है ना। और ये प्रेशर जो होता है प्रेशर वो उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कांस्टेंट कर देते हैं, ये टेंपरेचर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है कि Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसको यूज करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला, 2-3 एम्पिरिकल फॉर्मूलेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हम लोग यूज करेंगे। तो इट इज नॉट ऑब्वियस दैट द हीट कंटेंट ऑफ द इमेज इज एसेंशियली अ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन, ठीक है ना। कंपोजिशन क्या है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा क्या का पेपर वेस्ट कितना है, प्लास्टिक कितना है, कार्बन कितना है। सो अगर हमको तंबू तो वो हम लोग उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल ज्यादा रहेगा उतना जैसे फॉर एग्जांपल पेपर, प्लास्टिक एंड फूड अगर ये ज्यादा रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो
हीट रिलीज रहेगा वो काफी ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है ना। तो हीट वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल वेस्ट उसको हम लोग मॉडिफाइड डुलॉन्ग फॉर्मूला एक होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हीट कैपेसिटी होता है ये कैलकुलेट करते हैं। इससे जनरली आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक और इक्वेशन होता है खान इक्वेशन, ये भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला जो ई एनर्जी कंटेंट होता है, एफ होता है परसेंट वेट बाय फूड वेस्ट, सीपी होता है परसेंट बाय कार्डबोर्ड एंड पेपर, एंड पी होता है प्लास्टिक रबर एंड प्लास्टिक एंड रबर, ठीक है। तो ये आपका होता है एग्जांपल किसका, ये आपका होता है खान इक्वेशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये होता है दो तरह के हीट वैल्यूज होता है, एक होता है हाई हीटिंग वैल्यू, एक होता है लो हीटिंग वैल्यू। जो आपका हायर हीट ऑफ कंबशन है तो उसमें आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंक्लूड होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में 12th में पढ़ा होगा क्या होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है कि अभी हाई हीट ऑफ वैल्यू, हाई हीट वैल्यू या एंथैल्पी की बात करो, ठीक है ना, उसमें क्या रहेगा, उसमें उसमें आपका कुछ वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है ना, वो इसमें इंक्लूड होता है। और नेट वाली क्या है कि इसको अगर मैंने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे आपका नेट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन जनरली ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सेलुलोज है, अगर मैं ऑक्सीजन से उसको बर्न करता हूँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा, ठीक है ना। तो दिस वाटर ओनली रिजल्ट्स फ्रॉम द कंबशन प्रोसेस। हाइड्रोजन जो है इसमें, जो ये हाइड्रोजन बचा है ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। therefore similar MSW will generate moisture। जो भी अगर MSW ड्राई रहेगा उसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर रहेगा ना, वो मॉइस्चर भी बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड मे बी सब्सटेंशियल एंड मे बी रिजल्ट इन द इनिशियल कंबशन प्रोसेस, ठीक है। और इसको ये यहाँ से जो हीट निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, HCV। इसमें से अगर मैंने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को मैंने माइनस कर दिया तो मुझे नेट कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा। और ये नेट कैलोरीफिक वैल्यू लो कैलोरीफिक वैल्यू जो मेरे को यहाँ पे मिला, ठीक है। तो यही वैल्यू जो इंसिनरेटर में जो होता है, इंसिनरेटर में कितना इंसिनरेशन करने के लिए वैल्यू लगेगा, दैट इज कॉल्ड एनसीवी, ठीक है। तो दैट इज एनसीवी की वैल्यू होता है, वो एनसीवी नेट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो आपका जो एक डेल्टा यू हो गया, डेल्टा एच हो गया, तो आपको जो बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो वैल्यू मिलती है, डेल्टा यू की जो वैल्यू मिलती है बॉम्ब कैलोरीमीटर से, तो वो आपकी हो जाती है क्या, वो आपकी हो जाती है नेट, वो आपकी होती है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और जो आपकी जो जो एंथैल्पी की वैल्यू मिलती है जो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, वो आपकी होती है क्या, वो आपकी होती है जीसीवी, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस कैलोरीफिक, ठीक है। तो ये आपके कुछ मैंने जो दो टर्म्स यूज किए थे तो वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो उसके फॉर्मूले ये होता है, तो आपको आप जो मॉडिफाइड डुलॉन्ग फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करके, तो ये हायर हीट वैल्यू की वैल्यू रहती है, ठीक है ना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला रहता है, और ये आपकी लोअर हीट की वैल्यू रहती है, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन सल्फर इन परसेंटेज, ठीक है। और W होता है वेट ऑफ वेट ऑफ मटेरियल, और H होता है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन प्रेजेंट इन द मिक्सचर, ठीक है। ये आपका वैल्यू है। Next is that as the value of the waste is approximately proportional to the carbon content, ठीक है ना। जो कि हीट वैल्यू जो होती है उसकी जो उसकी जो वैल्यू रहती है वो कार्बन कंटेंट कितना उसके ऊपर डिपेंड, जितना कार्बन कंटेंट ज्यादा उतना हीट वैल्यू ज्यादा। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक जो होता है एंड जैसे पेपर, ठीक है, आर अमंग द हाईएस्ट बिकॉज द कार्बन कंटेंट रिलेटिव कार्बन रिलेटिवली लो एश, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ना, उनका कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई उनका हीट वैल्यू होता है पेपर एंड प्लास्टिक्स का वो काफी ज्यादा हाई रहता है, ठीक है ना। और जो यार्ड वेस्ट और फूड वेस्ट रहता है तो उनका लोअर हीट वैल्यू होता है क्योंकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है, ठीक है ना। ये हायर मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि उनका जो हीट कंटेंट जो होता है वो काफी ज्यादा कम रहता है, ठीक है। तो यही था हमारा कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर जो जो था, क्योंकि ये देखो इसको समझाने के लिए एक लेक्चर लगता ही था बिकॉज ये काफी लंबा था, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। सो इससे हमारा जो यूनिट नंबर 1 जो है वो लगभग पूरा खत्म हो गया, ठीक है। कल से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और इसका जो न्यूमेरिकल रहेगा मैं आपको मोस्ट 31 अक्टूबर के बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल जो रहेगा, ठीक है। सो क्योंकि अब 31 अक्टूबर के बाद मैं आपको इसका जो न्यूमेरिकल रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल रहेंगे जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के, जो अपने फॉर्मूलेस पढ़े, ठीक है। एंड जो भी हमने पढ़े फॉर्मूलेस का अल्टीमेट एनालिसिस एंड अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के, उसके भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, तीन चार टाइप के न्यूमेरिकल जो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। मैं बता देता हूं हम लोग कल क्या स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सिलेबस में खोलता हूं, वेट कर सकते हैं प्लीज। So this is your syllabus, right? So ये syllabus में हमारा कहाँ चला गया,
तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हम लोग खत्म कर लिए। सो वी रिक्वायर्ड 9 आवर्स, तो हम लोगों ने 8 लेक्चर्स में इसको हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है लगभग, ठीक है। और इसका हम लोग आज कल से जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो ये जो सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। तो इसको बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नीड फॉर सैम्पलिंग, प्री इन्वेस्टिगेशन, सैम्पलिंग प्रोटोकॉल्स और ये फैक्टर हम कल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मंडे को हम लोग बाकी का टॉपिक कर लेंगे। जो न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट रहेगा वो मैं आपको एग्जाम सॉरी 31 का जितने भी न्यूमेरिकल एक साथ मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एक लेक्चर लेके 2-3 लेक्चर लगेंगे उसको करने के लिए, तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिसाइकल रिकवरी है। तो इसमें देखो ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाया था रिसोर्स रिकवरी, ये मैंने आपको आई थिंक तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पेपर प्लास्टिक कुछ मटेरियल है तो उन मटेरियल को रिसाइकल कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला, उसके प्रोसेस क्या है,